नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है यूपीएनएचएम की जो नोटिफिकेशन है वो आ चुकी है, उड़ीसा की आ चुकी है और साथ ही राजस्थान में लैब टेक्नीशियन की जो नोटिफिकेशन है वो भी जल्द ही आने ही वाली है। तो आज की जो वीडियो है उसमें हम लैब टेक्नीशियन से रिलेटेड जितने भी एग्जाम होते हैं, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट के हो, उसमें जो एमसीक्यूज पूछे जाते हैं उन एमसीक्यूज के जो क्वेश्चन है उनकी हम चर्चा करने वाले, जो टॉप मोस्ट क्वेश्चन जो भी पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है वो है द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द आईज बॉल। जो आई बॉल होती है उसकी आउटर मोस्ट लेयर के बारे में पूछा गया है। तो अपनी जो आई है वो उसकी संरचना कुछ इस तरीके की होती है, उसमें कुछ एक लेयर्स होती हैं। तो इन लेयर्स की यदि हम बात करें तो जो लेयर है वो सबसे बाहरी संरचना, जो सबसे बाहर जो लेयर होती है उसको हम कहते हैं स्क्लेरा। उसके जो अंदर होती है वो कहलाती है कोरोइड, और जो सबसे अंदर की तरफ होती है वो कहलाती है आपकी रेटिना। ठीक है, तो ये हो गया क्रम उनकी लेयर्स का। तो हमारे पास क्वेश्चन में ऑप्शन क्या क्या दे रखे हैं, स्क्लेरा, कोरोइड, रेटिना एंड कंजक्टिवा। तो जैसा कि आउटर मोस्ट लेयर मैंने आपको बताया कि जो सबसे बाहरी लेयर होती है वो होती है आपकी स्क्लेरा, तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, यदि यहीं पे इन्हीं क्वेश्चन में यदि आउटर मोस्ट की जगह वो इनर मोस्ट पूछे, इनर मोस्ट लेयर यदि पूछे आपसे, तो उसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका रेटिना। ठीक है, तो इस क्रम में आप इसको याद कर सकते हैं, स्क्लेरा, कोरोइड एंड देन रेटिना। चलते हैं हम अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन जो है वो हमारा इसमें पूछा गया है कि द हार्मोन्स सीक्रेटेड बाय एंटीरियर पिट्यूटरी आर ऑल एक्सेप्ट, मतलब एंटीरियर पिट्यूटरी से जो हार्मोन्स सीक्रेट होते हैं वो सभी इनमें है बट एक नहीं है, एक्सेप्ट मतलब एक इनमें से नहीं है, उसके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा गया। तो यदि हम पिट्यूटरी ग्लैंड की बात करें तो पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो कुछ देख लीजिए, कुछ इस तरह की संरचना होती है पिट्यूटरी ग्लैंड की। तो पिट्यूटरी ग्लैंड का जो ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट वो कहलाता है एंटीरियर, और ये वाला पार्ट कहलाता है पोस्टीरियर। ठीक है, तो एंटीरियर जो पार्ट है पिट्यूटरी ग्लैंड का उससे कुछ एक हार्मोन सीक्रेट होते हैं। तो वो हार्मोन है आपके, एक है ग्रोथ हार्मोन, एक है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, फिर है आपका फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फिर है आपका ACTH और थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो ये कुछ एक हार्मोन हैं जो कि किससे सीक्रेट होते हैं, एंटीरियर पार्ट ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड से। और जो पोस्टीरियर पार्ट है उससे कौन से होते हैं, उससे दो हार्मोन सीक्रेट होते हैं। पहला है आपका ऑक्सीटोसिन और दूसरा होता है ADH, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, या इसको वैसोप्रेसिन भी कहते हैं। ठीक है, तो ये जो हार्मोन है पोस्टीरियर से ऑक्सीटोसिन और ADH सीक्रेट होते हैं। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से जो हार्मोन सीक्रेट होते हैं एक के अलावा। तो एंटीरियर से कौन कौन से हो रहे हैं, GH यानी ग्रोथ हार्मोन जो है वो एंटीरियर से सीक्रेटेड हो रहा है। ठीक है, दूसरा है FSH जो भी एंटीरियर पार्ट ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड से सीक्रेट हो रहा है। तीसरा है आपका TSH भी आपका एंटीरियर पार्ट से ही सीक्रेट हो रहा है। तो फिर रह कौन सा गया, रह गया आपका ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन किससे हो रहा है, पोस्टीरियर पार्ट से। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑक्सीटोसिन, क्योंकि इस क्वेश्चन में ये पूछा गया ना कि एंटीरियर से सीक्रेटेड होते हैं बट एक कौन सा है जो नहीं होता, तो ऑक्सीटोसिन है जो नहीं होता है, वो पोस्टीरियर पार्ट से सीक्रेट। थर्ड क्वेश्चन जो है हमारा वो है निसल्स ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट इन, निसल ग्रैन्यूल्स जो होते हैं वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं। तो निसल ग्रैन्यूल की यदि बात करें तो वो इयोसिनोफिल में प्रेजेंट नहीं होगा, ग्लियल सेल में प्रेजेंट नहीं होगा, ना ही लिम्फोसाइट में होगा। तो फिर कहाँ प्रेजेंट होगा, वो होगा न्यूरॉन में। यदि हम न्यूरॉन के रफली स्ट्रक्चर की बात करें तो न्यूरॉन जो है वो कुछ इस तरीके का दिखाई देगा आपको। इस पे यहाँ पे कुछ डेंड्रोइड्स वगैरह होते हैं। ये आपका बीच में जो होता है वो होता है न्यूक्लियस। ये जो न्यूक्लियस है इसके आसपास कुछ ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर होते हैं, इस न्यूक्लियस के आसपास जो सेल बॉडी है इसके अंदर। तो ये जो ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर है वो आपका कहलाएगा निसल्स ग्रैन्यूल्स। ठीक है, ये बड़ा ही इजी क्वेश्चन है। निसल्स ग्रैन्यूल किसे कहते हैं, कहाँ प्रेजेंट होता है, तो वो होगा आपका न्यूरॉन सेल्स में।
क्वेश्चन नंबर 4th और 5th को समझने के लिए हमको WBC की संरचना को समझना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 4th क्या है, किडनी शेप न्यूक्लियस किस में प्रेजेंट होता है, और क्वेश्चन नंबर 5 है कि मल्टी लोब न्यूक्लियस किस में प्रेजेंट होता है। तो WBC की यदि हम संरचना की बात करें तो WBC को जो है हम दो पार्टों में डिवाइड कर सकते हैं, ग्रेन्युलोसाइट और अग्रेन्युलोसाइट। तो ग्रेन्युलोसाइट के में 3 टाइप की सेल होती है, न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल और बेसोफिल। तो न्यूट्रोफिल जो है उसमें कुछ इस तरह का न्यूक्लियस होता है जिसको हम मल्टी लोब न्यूक्लियस कहते हैं, और इओसिनोफिल है उसमें कुछ इस तरह का है जो स्पेक्टिकल शेप का जो न्यूक्लियस है वो इओसिनोफिल में प्रेजेंट होता है, और बेसोफिल की संरचना कुछ इस तरीके की होती है। ठीक है, और ग्रेन्युलोसाइट जो है उसमें 2 टाइप के सेल्स होते हैं, लिम्फोसाइट एंड मोनोसाइट। तो लिम्फोसाइट जो है का जो न्यूक्लियस है वो लगभग सेल से थोड़ा सा ही कम ही होता है, और मोनोसाइट जो है उसकी जो सेल है उसमें जो न्यूक्लियस होता है वो किडनी शेप्ड होता है। देखिए ये किडनी शेप है। तो हमारा जो 4th क्वेश्चन था कि किडनी शेप्ड न्यूक्लियस किस में प्रेजेंट होता है, तो किडनी शेप्ड न्यूक्लियस किस में हो जाएगा आपका, मोनोसाइट में। ठीक है, लिम्फोसाइट, एसिडोफिल, न्यूट्रोफिल इन सब में नहीं होगा, किस में प्रेजेंट होगा, मोनोसाइट में। बिल्कुल इसी तरीके से 5th क्वेश्चन है कि मल्टी लोब्ड किस में होगा, तो वो एसिडोफिल्स में नहीं होगा, वो होगा किस में, न्यूट्रोफिल्स में। ठीक है, मोनोसाइट में नहीं होगा, बेसोफिल में नहीं होगा, किस में होगा, न्यूट्रोफिल में। यदि स्पेक्टिकल शेप का पूछा जाए तो आपसे वो होगा इओसिनोफिल, मल्टी लोब पूछा जाए तो वो होगा न्यूट्रोफिल, और आपसे किडनी शेप पूछा जाए तो वो होगा आपका मोनोसाइट। ठीक है, यदि आपको ये वीडियो ज़रा से भी काम की लग रही है तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, और अपने जितने भी मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी से रिलेटेड दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं, और जो आने वाली वैकेंसी का इंतज़ार कर रहे हैं और उसकी तैयारी कर रहे हैं, तो उनके साथ इस वीडियो को शेयर करें ताकि वो अपनी प्रिपरेशन को अच्छा कर सकें। ठीक है, हमारा जो 6 नंबर का क्वेश्चन है वो है स्पिंडल शेप्ड सेल्स आर प्रेजेंट इन विच मसल। तो मसल्स की यदि हम बात करें तो मसल जो होती है वो ह्यूमन बॉडी में 3 टाइप की मसल होती है। पहला होता है आपका स्केलेटन मसल, दूसरा होता है आपका स्मूथ, और तीसरा होता है आपका कार्डियक। ठीक है जी, तो ये 3 टाइप के मसल्स होते हैं आपके ह्यूमन बॉडी में। तो स्केलेटन मसल के यदि हम डायग्राम की बात करें तो वो कुछ इस तरीके का होता है। ठीक है, ये स्केलेटल मसल की संरचना हो गई। यदि हम स्मूथ मसल्स की बात करें तो वो जो है वो कुछ इस तरीके की संरचना होती है, किसमें, स्मूथ मसल्स में। और यदि हम कार्डियक मसल की बात करें तो कार्डियक मसल जो है वो कुछ इस तरीके की संरचना इसमें होती है। ठीक है, तो यदि हम इसकी बात करते हैं तो कुछ इस तरीके का इसमें न्यूक्लियस भी होते हैं कार्डियक मसल्स में, और बाकी सभी मसल्स में न्यूक्लियस होते हैं। तो यदि हम शेप की बात करें तो स्पिंडल शेप जो होता है वो किसका होगा, आपका स्मूथ मसल्स का। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा आपका स्मूथ मसल्स। स्केलेटल मसल जो है ये वॉलंटियर कंट्रोल में होती है, मतलब हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं, बट जो स्मूथ मसल्स होती है और कार्डियक मसल्स होती है इसको हम अपनी मर्जी से कंट्रोल नहीं कर सकते, इसलिए ये इनवॉलंटियर मसल्स कहलाती है। ठीक है, यदि इस तरीके की यदि क्वेश्चन बेस भी पूछा जाता है आपसे तो आप इसका आंसर कर सकते हैं। स्केलेटल मसल कुछ इस तरीके का दिखेगा, स्मूथ इस तरीके का, कार्डियक मसल इस तरीके का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है एग्जाम्पल ऑफ न्यूक्लियर फिक्सेटिव। जो ऐसे फिक्सेटिव जो न्यूक्लियर को फिक्स करने में मदद करते हैं उसके एग्जाम्पल पूछे गए हैं कि कौन सा आपका न्यूक्लियर फिक्सेटिव है। तो न्यूक्लियर फिक्सेटिव की यदि हम बात करें तो कार्नोइस फ्लूइड आपका न्यूक्लियर फिक्सेटिव है, क्लार्क्स फ्लूइड जो है वो आपका न्यूक्लियर फिक्सेटिव है, और न्यूकमर्स जो फ्लूइड है वो भी आपका जो है न्यूक्लियर फिक्सेटिव है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। इस क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि कार्नोइस फ्लूइड, क्लार्क फ्लूइड और न्यूकमर्स फ्लूइड जो है ये तीनों के तीनों ही न्यूक्लियर फिक्सेटिव्स हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे पूछा गया है कि फिक्सेटिव प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन। फिक्सेटिव का रोल पूछा गया है। तो यदि हम फिक्सेटिव के रोल की बात करें तो फिक्सेटिव क्या होते हैं, फिक्सेटिव की यदि हम बात करें तो फिक्सेटिव क्या होता है। फिक्सेटिव एक तरह का केमिकल होता है जो कि टिश्यू जब हम सर्जरी करके या आउट ऑफ बॉडी टिश्यू को निकाल देते हैं, शरीर से बाहर निकाल देते हैं टिश्यू को, तो उस टिश्यू को उसकी नेचुरल कंडीशन में बनाए रखने के लिए
जो फ्लूइड हम इस्तेमाल करते हैं उसको कहते हैं फिक्सेटिव, ठीक है। ताकि उस फिक्सेटिव क्या करते हैं, उस जो टिश्यू की जो मॉर्फोलॉजी है उसको प्रिजर्व करके रखता है, उसको संभाल के रखता है, और ताकि हम उसकी स्टडीज़ कर सकें। तो इसके जो रोल हैं वो पूछे गए हैं आपसे। प्रिजर्वेशन ऑफ सेल एंड टिश्यू कॉन्स्टेंट, बिल्कुल सही बात है कि ये जो प्रिजर्वेशन है मतलब संरक्षित करके रखता है किसको, सेल के और टिश्यू के कांस्टेंट, जो उनमें जो भी चीज़ें हैं, जो भी पार्ट है, उनके जो स्ट्रक्चर्स हैं, उनको क्या करता है, वो प्रिजर्व करने का काम करता है। तो ये बिल्कुल सही बात है फिक्सेटिव के रिगार्डिंग। दूसरी बात है कि हार्डनिंग ऑफ सॉफ्ट टिश्यू, बिल्कुल सही बात है। जो फिक्सेटिव है वो सॉफ्ट टिश्यू को हार्ड करता है। और थर्ड ऑप्शन है आपका प्रिवेंट्स ऑटोलाइसिस। ऑटोलाइसिस मतलब खराब होना या सड़ना, आप कह सकते हैं कि सड़ना। जो टिश्यू जो है वो यदि हम आउट ऑफ बॉडी निकालते हैं तो वो क्या करता है, धीरे धीरे ऑटोलाइज होना शुरू हो जाता है, सड़ना शुरू हो जाता है, खराब होना शुरू हो जाता है। तो ये जो फिक्सेटिव है ये क्या करता है, ऑटोलाइसिस की जो प्रोसेस है उसको प्रिवेंट करता है, रोकता है, बचाता है टिश्यू को ऑटोलाइज होने से। तो इस क्वेश्चन में जो इंपॉर्टेंट रोल की बात हुई है तो ये ऑल ऑफ द अबव इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये जो तीनों जो बातें कही गई हैं इस इन ऑप्शन में, ये तीनों की तीनों बात जो है वो फिक्सेटिव पूरी करता है। तो इसलिए इसका फोर्थ ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव करेक्ट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे पूछा गया है, व्हाट इज द नॉर्मल अपीयरेंस ऑफ CSF। CSF क्या होता है, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। जो इसका नॉर्मल अपीयरेंस है वो पूछा गया है। नॉर्मल अपीयरेंस की यदि हम बात करें तो ये होता है क्लियर एंड ट्रांसपेरेंट, ठीक है। क्लियर एंड ट्रांसपेरेंट, क्लियर मतलब साफ होगा, ट्रांसपेरेंट मतलब आप उसके आर पार देख सकते हैं। तो ये जो नॉर्मल अपीयरेंस होगी वो क्लियर एंड ट्रांसपेरेंट होगी। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1 क्लियर एंड ट्रांसपेरेंट, ठीक है। बट यदि हम बाकी दूसरे और ऑप्शन की बात करें तो येलो है वो किस कंडीशन में होगा, जब बिलिरुबिन है वो इंक्रीज हो जाए, ठीक है। हाइपर बिलिरुबिनिया जो होता है उसमें बिलिरुबिन जब बढ़ता है बॉडी में तो वो उसकी वजह से जो येलोनेस है वो आपको CSF में दिखाई देगी। साथ ही यदि क्लाउडी है तो क्लाउडी अपीयरेंस जो है वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन को बताएगा, ठीक है। दो कंडीशन है, येलो जो होगा वो बिलिरुबिन बढ़े तब बताएगा, क्लाउडी होगा बैक्टीरियल इन्फेक्शन को बताएगा। बट यदि नॉर्मल अपीयरेंस है तो वो क्लियर होगा। इसी तरह से ऑप्शन जो है वो नॉर्मल अपीयरेंस की जगह वो पूछ सकता है कि वो येलो हो, तो येलो हो तो ये कंडीशन हो जाएगी आपकी, ठीक है, बिलिरुबिन बढ़ने पे हो रहा है। वो पूछे क्लाउडी है तो क्लाउडी कब होगा, बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा। तो इसके एक क्वेश्चन में आपके 3 क्वेश्चन हो रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, इंक्रीज इन सीरम टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी इन सीरम फाउंड इन। मतलब आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी जो है, आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी IBC जो बढ़ रही है वो किस कंडीशन में बढ़ती है। तो कंडीशन की यदि हम बात करें तो वो है क्रोनिक आयरन डेफिशिएंसी। मतलब लंबे समय से आयरन की यदि डेफिशिएंसी होती है तो जो आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी है वो बढ़ जाती है, क्योंकि डेफिशिएंसी पहले से चल रही है। तो जो आयरन की जो बाइंडिंग की जो कैपेसिटी है वो बढ़ जाती है, ताकि जो टिश्यूज़ तक ऑक्सीजन वगैरह कैरी आसानी से किया जा सके। और हिपेटोसेल्युलर नेक्रोसिस जो लिवर से रिलेटेड एक कंडीशन है उसमें भी आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा बोथ A एंड B, ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। दोनों कंडीशन जो है जिसमें आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी है वो बढ़ जाती है। ये जितने भी क्वेश्चन मैंने सॉल्व कराए हैं उनकी जो PDF है वो आपको डिस्क्रिप्शन में उस PDF का लिंक मिल जाएगा। और आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपने अपना कीमती समय मेरी इस वीडियो को दिया, उसके लिए थैंक यू सो मच। और आने वाली वीडियो में मैं और भी क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, साथ ही जो टॉपिक्स हैं हमारे MLT के जितने भी टॉपिक्स हैं उसको भी हम समझाएंगे पूरी तरीके से। तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें। थैंक यू सो मच।